मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट कोड 1002 में यूनिट नंबर 1 जो कि फिजिकल वर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट से संबंधित है, उसमें एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट। इसमें हम जो पिछले टॉपिक में बना रह गया था उसको अपन पहले देख लें। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, योग एवं व्यवकलन में सार्थक अंक। योग और व्यवकलन से प्राप्त जो परिणाम हैं उसमें दशमलव के बाद केवल उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने कि योग एवं व्यवकलन की जाने वाली राशि में दशमलव के बाद कम से कम है। हम जिस प्रकार से एडिशन सब्ट्रैक्शन योग और बाकी करते आते हैं उसी प्रकार से करना है, केवल फिर सार्थक अंक जो परिणाम में लिखना है उसे देखना है। तो सार्थक अंक परिणाम में कितने होंगे? जितने प्रयुक्त की जाने वाली राशि में कम से कम हो दशमलव के बाद। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। 4.23, 2.21, 3.312 इन तीनों का हमें योग करना है, सम करना है। सम करने पर जो प्राप्त राशि है वो है 9.752। अब हमें सार्थक अंकों को देखना है। तो पहले अंक देखिए, सार्थक अंक कितने? डेसिमल के बाद 2, इसमें डेसिमल के बाद 2, इसमें डेसिमल के बाद 3, दशमलव के बाद 2, 2 और 3। तो जो परिणाम लिखा जाएगा उसमें दशमलव के बाद जो सार्थक अंक है वो न्यूनतम रहेंगे जो इन संख्याओं में प्रयुक्त है। इन संख्याओं में जो दशमलव के बाद जो सार्थक अंक है वो 2 है, तो परिणाम में भी 2 ही रहेंगे। अर्थात जो परिणाम है हमारा 9.752, इसमें दशमलव के 2 स्थान तक अंक रहने चाहिए, ये 2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 2। जिस संख्या को छोड़ना है वह 2 है, ठीक है। क्योंकि ये 5 से कम है इसलिए पहले वाली संख्या अपरिवर्तित रहेगी और अपना परिणाम रहेगा 9.75। एक अपन एग्जाम्पल बाकी का भी ले लें, व्यवकलन का, सब्ट्रैक्शन का ले लें। 5.73 एंड 3.3 इनको अपने को माइनस करना है। 5.73 माइनस 3.3, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो है 2.43। अब इसमें डेसिमल प्लेसेस देखनी है। तो जो नंबर है उसमें डेसिमल प्लेस कितनी है? दशमलव के बाद 1 स्थान, दशमलव के बाद 2 स्थान। तो यहाँ पर मिनिमम इसमें है, कितने हैं? 1। तो परिणाम में भी दशमलव के बाद 1 ही स्थान रहेगा, अर्थात ये 4 ही रहेगा, इसके आगे वाली संख्या नहीं रहेगी। तो जब आगे वाली संख्या है उसको जब अपन हटाएंगे तो देखेंगे कि ये कैसी है। हटने वाली संख्या 5 से कम है, इसलिए जो परिणाम है हमारा वो अप्रभावित रहेगा और ये रहेगा 2.4। तो इस प्रकार से अपन योग और व्यवकलन में देख सकते हैं सार्थक। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि योग और व्यवकलन में सार्थक जो डेसिमल प्लेस है, सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेस जो है हमारी, सार्थक जो दशमलव अंक है वह कम से कम होने चाहिए। जो अंक अपन ने प्रयुक्त किए हैं योग और व्यवकलन में उनमें देख लीजिएगा, उनमें कितने डेसिमल प्लेस है, उसमें से जो मिनिमम होंगे वो उसमें रहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुणा और भाग में। जहाँ अपन ने योग और व्यवकलन में सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेस देखी थी, सार्थक दशमलव अंक देखे थे, वहीं यहाँ पर गुणा और भाग में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमें सार्थक अंक देखने हैं। गुणा और भाग में जो प्रयोग की जाने वाली राशि होगी उनमें जिनमें न्यूनतम सार्थक अंक होंगे वही परिणाम में रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 4.23, 2.2 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है जो आप लोग करते आए हैं। तो गुणा अपन ने किया इसका और इसका परिणाम प्राप्त हुआ है 9.306। अब अपन गुणा में प्रयोग की जाने वाली राशि कौन सी है? ये और ये। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3। तो न्यूनतम रहेंगे परिणाम में सार्थक अंक। तो सार्थक अंक परिणाम में 2 ही रहेंगे। 2 रहने का मतलब एक तो ये और एक ये रहेगा। इसका मतलब ये हटना चाहिए, क्योंकि 5 से कम है इसलिए अप्रभावित रहेगा परिणाम 9.3। तो इस प्रकार से
इसे सार्थक अंकों के साथ लिखा जाएगा 4.23 मल्टीप्लाइड बाई 2.2 दैट विल बी 9.3। एक एग्जाम्पल बाकी का भी ले लें, सॉरी डिवीजन का भी ले लें, भाग का भी ले लें। 4.231 को 2.28 से डिवाइड करना है, तो परिणाम जैसा अपन डिवीजन अभी तक करते हैं उसी प्रकार से करके प्राप्त करेंगे, वो आएगा 1.8557। अब वापस से SF देख लें, जो संख्या प्रयोग की गई है, प्रयोग में लाई गई है 4, इसमें 3, तो परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या 3 रहेगी। 3 रहेगी तो इस परिणाम में सार्थक अंकों की 3, 1, 2 और 3। अब जो संख्या हटाई जाने वाली है वो 5। द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ये कैसी है, 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो, तो जो हटने वाली संख्या की पहले वाली संख्या है वह 1 से बढ़ जाएगी और अपना परिणाम हो जाएगा 1.86। तो इस प्रकार से गुणा और भाग में जहां सार्थक अंक महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट फिगर्स महत्वपूर्ण है, वहीं योग और व्यवकलन एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेस अर्थात सार्थक दशमलव अंक जो है वो महत्वपूर्ण रहेंगे। अब अपन बात करते हैं मापन में त्रुटियां। जो त्रुटियों की विभिन्न प्रकार है वो अपन ने पहले देखे थे, लेकिन अब त्रुटियों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए। गणितीय दृष्टि से मैथमेटिकली हम एरर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं। एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर आपेक्षिक त्रुटि एंड परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि जैसे हम एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं। इसे हमने परिभाषित करना है, किसी भी राशि के प्रेक्षित किए गए मान अर्थात ऑब्जर्व्ड वैल्यू एवं वास्तविक मान अर्थात ट्रू वैल्यू, तो दोनों में जो अंतर है उसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर को परिभाषित कर सकते हैं। यदि उस राशि का वास्तविक मान A0 हो तथा प्रेक्षित मान अर्थात ऑब्जर्व्ड वैल्यू A हो, तो जो निरपेक्ष त्रुटि है, एब्सोल्यूट एरर है, वह होगी डेल्टा A बराबर प्रेक्षित मान माइनस वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू सॉरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, क्योंकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है A, ट्रू वैल्यू कितनी है A0, अतः एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A बराबर हो जाएगा A माइनस A0, जैसा यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से निरपेक्ष त्रुटि अपन देखें। और आगे इसको देख रहे हैं, यदि किसी राशि के मापन में एक से अधिक प्रेक्षण अपन ने लिए तो राशि के प्रथम प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा A1। प्रथम प्रेक्षण कितना है A1, वास्तविक मान A0, तो निरपेक्ष त्रुटि प्रथम प्रेक्षण में होगी डेल्टा A1 बराबर A1 माइनस A0। इसी प्रकार से यदि दूसरा प्रेक्षण अपन ने लिया, उसका मान प्राप्त हुआ A2, तो द्वितीय प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर होगी डेल्टा A2 बराबर A2 माइनस A0। इसी प्रकार से और भी जो प्रेक्षण अपन लेंगे सभी में निरपेक्ष त्रुटि अपन प्राप्त करेंगे। जैसा कि यहाँ बताया गया है, n प्रेक्षण लिए हैं तो जो अंतिम प्रेक्षण nवां प्रेक्षण होगा उसमें निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर होगी डेल्टा an बराबर an माइनस A0, जहाँ पर an क्या है, nवां प्रेक्षण है, उस राशि का n प्रेक्षण लिए तो जो अंतिम प्रेक्षण है an। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। अब परिणाम में त्रुटि कितनी होगी वो अपने को देखना है, क्योंकि ये तो प्रत्येक प्रेक्षण में, और जब प्रयोग करते हैं तो एक से अधिक अपन प्रेक्षण सेट लेते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जब एक से अधिक प्रेक्षण सेट लिए जाएंगे तो निरपेक्ष त्रुटि जो है वो प्रत्येक प्रेक्षण में होगी, और फिर अपने को परिणाम में प्रेक्षण जो निरपेक्ष त्रुटि है वो निकालनी होगी। परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। जो भी राशि आपने ली है उसके प्रत्येक प्रेक्षण में आपने निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात की है। पहले प्रेक्षण जो सेट था उसमें निरपेक्ष त्रुटि थी डेल्टा A1 बराबर A1 माइनस A0। दूसरा प्रेक्षण सेट था उसमें निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर थी डेल्टा A2 बराबर A2 माइनस A0।
इसी प्रकार से समस्त प्रेक्षण में हमने निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात की। लेकिन जब हम प्रयोग की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें मीन एब्सोल्यूट एरर अर्थात माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी होती है। अब यहाँ पर माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या रहेगी, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या रहेगी, उसको अपन परिभाषित कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान भी रखेंगे आप। जो भी राशि अपन ने लिए है उसके जितने भी प्रेक्षण सेट लिए है तो उस केस में प्रत्येक प्रेक्षण सेट में निरपेक्ष त्रुटि निकाल लीजिए, फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालिए। माध्य निरपेक्ष त्रुटि की परिभाषा जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान समस्त प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटि के परिणामों, ये महत्व, परिमाणों अर्थात मैग्नीट्यूड के माध्य के तुल्य होगा। ठीक है, प्रेक्षण सेट पहला निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1, तो यहाँ पर डेल्टा A1 का परिमाण लिया जाएगा, मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। फिर द्वितीय प्रेक्षण सेट प्रेक्षित मान A2, हमने निरपेक्ष त्रुटि निकाली है द्वितीय प्रेक्षण सेट में डेल्टा A2, उसका मान होगा A2 माइनस A0। ठीक है, और अब उसका मैग्नीट्यूड ले रहे, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे। ये याद रखिए कि यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है उसका मान जितने भी प्रेक्षण सेट है उनमें जो निरपेक्ष त्रुटि है उनके परिमाणों अर्थात मैग्नीट्यूड के माध्य के तुल्य होगी। डेल्टा ए मीन, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जो भी निरपेक्ष त्रुटि यहाँ पर है उनके परिमाणों का माध्य, डेल्टा A1 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A2 का मैग्नीट्यूड एंड सो ऑन डेल्टा AN का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय n। तो इस प्रकार से अपन निरपेक्ष त्रुटि का माध्य अर्थात माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करेंगे। ये ध्यान रखेंगे यदि डेल्टा A1 पॉजिटिव है तो परिणाम ही लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ही लिखा जाएगा। लेकिन यदि डेल्टा A2 नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, उसका भी पॉजिटिव साइन लेंगे। हम अगले लेक्चर में इससे संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्न भी देखेंगे, तो तब अपने को और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखेंगे कि जब भी अपन निरपेक्ष त्रुटि का माध्य लें अर्थात मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी हो तो हमें क्या करना है, जितने भी प्रेक्षण हैं हमारे उन सब में जो निरपेक्ष त्रुटि अर्थात एब्सोल्यूट एरर प्राप्त हुई है उनका चिन्ह छोड़ दीजिए। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह जाएगा, नेगेटिव है तो भी उसे पॉजिटिव साइन लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो साइन जो है उसका वो छोड़ देना है और बाकी जो परिमाण अपने को प्राप्त हुए उन सब का माध्य निकाल लेना है। तो इस प्रकार से डेल्टा ए मीन अपन निकाल लेंगे। आपेक्षिक त्रुटि, देखिए कई बार जो है निरपेक्ष त्रुटि हमें त्रुटि के सही मान को नहीं देती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन इसको समझ सकते हैं। जैसे यदि हमने लंबाई के मापन के दो प्रयोग किए, पहले प्रयोग में जो लंबाई नापी गई है वह 1 मीटर है और उसमें निरपेक्ष त्रुटि जो है वह 0.01 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर लंबाई नापनी थी, उसमें त्रुटि है 0.01 मीटर। दूसरा प्रैक्टिकल अपन ने किया, माना कि उसमें जो लंबाई नापी जानी है वह है 100 मीटर और उसमें जो त्रुटि है वह है 0.1 मीटर। तो अब केवल अगर मैं निरपेक्ष त्रुटि की बात करूं तो जो पहला प्रयोग है उसमें निरपेक्ष त्रुटि 0.01 मीटर है, दूसरा जो प्रयोग है उसमें निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर 0.1 मीटर है। यहाँ से देखने से ये मिलता है कि भाई जो पहला प्रयोग है वह ज़्यादा अच्छा है, उसमें निरपेक्ष त्रुटि कम आई है, एब्सोल्यूट एरर कम आई है। लेकिन यह निष्कर्ष सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा जो 0.01 मीटर त्रुटि आई है वह 1 मीटर में आई है। ठीक है, जबकि जब 1000 मीटर की लंबाई का अपन ने मापन किया है तो जो 100 मीटर की लंबाई का जब अपन मापन किया है तो वहाँ पर त्रुटि 0.01 मीटर ही आई है, 0.1 मीटर ही आई है। तो 1 मीटर में जहाँ 0.01 मीटर है वहाँ 100 मीटर में केवल त्रुटि 0.1 मीटर है। तो ऐसी स्थिति में
जो निरपेक्ष त्रुटि है उसको देख करके निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। यहाँ पर मैं कह दूँ, पहला जो प्रयोग था निरपेक्ष त्रुटि 0.01 मीटर, वास्तविक मान 1 मीटर, तो जब आपेक्षिक त्रुटि अपन निकालेंगे तो वो हो जाएगी 0.01/1, दैट इज 0.01, और जब प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो वो 1% में हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई करने पर। अब जो दूसरा जो प्रयोग किया था अपन ने, उसमें 100 मीटर में त्रुटि आ रही है 0.01 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे 0.01/100 और फिर प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि आएगी 0.01%। तो अब आप देख सकते हैं 100 मीटर में त्रुटि 0.01% आ रही है, जबकि 1 मीटर में जो त्रुटि आई थी वो 1% थी। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि प्रयोग संख्या जो 2 है वहाँ पर त्रुटि हमें कम मिली है। तो इस प्रकार से कई बार ऐसी स्थितियों में हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर जो है वही त्रुटि के सही रिप्रेजेंटेशन नहीं करती, एरर का सही रिप्रेजेंटेशन वो नहीं करती। ऐसी स्थिति में हमें आपेक्षिक त्रुटि भी निकालनी है और प्रतिशत त्रुटि भी निकालनी होती है। आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर। आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकाली जाएगी वो देखिए आप। आपेक्षिक त्रुटि प्रेक्षित राशि की जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जो मीन एब्सोल्यूट एरर अपन ने निकाली थी डेल्टा ए मीन, वह तथा प्रेक्षित राशि का जो वास्तविक मान है, जो ऑब्जर्व क्वांटिटी है, जो उसकी ट्रू वैल्यू है, उनके अनुपात के तुल्य होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपेक्षिक त्रुटि प्रेक्षित राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि एवं प्रेक्षित राशि के वास्तविक मान के अनुपात के तुल्य होती है। Relative error is defined as ratio of mean absolute error, that is delta A mean, to true value or of that quantity, that is A। तो हम ये कह सकते हैं रिलेटिव एरर क्या होगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपन प्रेक्षित राशि का वास्तविक मान, या यो कह दीजिए रिलेटिव एरर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व क्वांटिटी। तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए, दैट विल बी योर रिलेटिव एरर। आपेक्षिक त्रुटि का कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि जो मात्रक त्रुटि का है वही मात्रक प्रेक्षित राशि के वास्तविक मान का होगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे रिलेटिव एरर विल हैव नो यूनिट। अब प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे, जो आपेक्षिक त्रुटि हमने निकाली है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रतिशत त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि को 100 से गुणा करने पर प्राप्त होती है। We get percentage error when we multiply relative error by 100। जब रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज एरर मिलेगी। परसेंटेज एरर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जर्व क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रतिशत त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन प्रेक्षित राशि का वास्तविक मान, उसको अपन पूरे फैक्टर को 100 से गुणा कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस प्रकार से परसेंटेज एरर अर्थात प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आज हमने जो टॉपिक लिया था, एक तो जो पिछला टॉपिक रह गया था उसको अपन ने लिया है, उसमें अपन ने योग और व्यवकलन, गुणा एवं भाग अर्थात एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इसकी बात की है, और उसके बाद बात की है कि भाई एरर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए। एरर को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड हो गए, एक तो एब्सोल्यूट एरर, एक से ज़्यादा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, एक से ज़्यादा फ्रैक्शन सेट लेते हैं तो मीन एब्सोल्यूट एरर, और फिर रिलेटिव एरर आपेक्षिक त्रुटि एवं परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि। तो इस प्रकार से आज हमने त्रुटियों के प्रदर्शन के बारे में बात की है। धन्यवाद, थैंक यू।